नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ पवन सिंह मौजूद हैं। इनका परिचय दो तरीके से दिया जा सकता है। पहला तो ये कि बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटपारा के विधायक हैं ये, और दूसरा ये अर्जुन सिंह के बेटे हैं। अर्जुन सिंह जो कि अभी बहुत चर्चित हैं और क्योंकि भाजपा के कैंडिडेट है और बहुत ज्यादा उनकी चर्चा हो रही है। इस वक्त हम यहाँ पे पहुंचे हैं ताकि चुनाव को लेकर बातें कर सके। 20 तारीख को यहाँ पे वोटिंग है। पब्लिक का कितना प्यार मिल रहा है, क्या अनुमान लगाया जा रहा है, इन तमाम चीजों को लेकर हम बात करेंगे। पवन जी, स्वागत है आपका। क्या आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या अनुमान लगा रहे हैं? देखिए, जब लोगों के बीच में जाते हैं तो लोगों का रिस्पांस तो अच्छा मिलता है, लेकिन इस चुनाव में एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मैं तो 2 इलेक्शन अपना खुद का लड़ा हूँ, 2019 और 2021 का, पर इसमें ज़्यादातर देखा ये जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गए हैं। हो सकता है लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ हो, इस वजह से वो साइलेंट हो गए हों, या उनको किसी न किसी तरह का डर सता रहा हो, इस वजह से वो साइलेंट हो गए हों। तो किसी न किसी कारण से साइलेंट है, और जब लोग बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाए तो वहाँ जजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि रुझाव किस तरफ है। अब ये तो आने वाला 4 जून को ही बता सकते हैं कि क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होगा। बिल्कुल। भाजपा के तमाम नेता, तमाम समर्थक के जुबान पर एक ही नारा है, अब की बार 400 पार। ममता बनर्जी कह रही है कि भाजपा इस बार 200 सीटों में ही सिमट जाएगी। देखिए, ओपोनेंट अपने बचाव में कुछ ना कुछ तो बोलेगा, या तो उनके जो कर्मी हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा। अब कोई तो ये नहीं बोलेगा कि नहीं हम बहुत बुरी तरह हारेंगे। ये बोलना मुझे लगता है पॉलिटिक्स में ये लाइन बिल्कुल कोई भी पार्टी इस तरह से नहीं बोलेगी, क्योंकि उनको अपने कर्मियों को मोटिवेट करना, अपने वोटर को मोटिवेट करना और दूसरे नए वोटर्स को ऐड भी करना है। तो अक्सर वोटर देखती है कि कौन पार्टी जीत रही है, और बहुत ऐसे जो न्यूट्रल वोटर है जो किसी पार्टी नहीं करते, सीधे उनको वोट देना होता है, तो वो देखते किधर रुझाव ज्यादा है उधर ही वो लोग चले जाते हैं। तो ये भी एक वजह होता है जो बहुत ऐसी पार्टियां इस चीज को भजाने में लगी रहती है कि बीजेपी इस बार 200 में सीमित हो जाएगी। देखिए, एक बहुत बड़ी पार्टी है, आपने देखा ये 10 सालों में कितना अच्छा प्रोग्रेस किया है, और मोदी जी ने ये जितना 10 सालों में काम किया है, आज तक मुझे नहीं लग रहा है कि हम लोग ने कभी भी इतना बड़ा काम और इतने लेवल तक काम नहीं देखा है। मतलब कोई भी प्राइम मिनिस्टर बना हो, लेकिन इस तरह से कार्य जो किया है, और इस तरह से सिर्फ कार्य नहीं, एक सबसे बड़ा चीज होता है देश का जो रेपुटेशन को इतना ऊपर ले जाना, जो उन्होंने किया है। तो ये सब देखने के बाद भी अगर मतलब हम लोग ओपोनेंट अगर बोलता है 200, तो मतलब सोचने वाली बात हो जाती है कि मतलब क्या बोल रहा है। और तो इसीलिए मैं इस चीज पे बिल्कुल ज्यादा गौर नहीं करता हूँ। हम लोग अपने कैलकुलेशन के हिसाब से ही काम करते हैं, और आज तक देखें भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई चीज बोली है तो उसको की भी है, मतलब गारंटी जो दी है उस पर काम किया है उसने। बिल्कुल, आपकी एक बयान सुन रही थी मैं, और उसमें आप ये कह रहे थे कि खुलेआम ये कह रहे थे, जबकि आप खुद एक नेता हैं, कि तमाम नेता जो है वो वादे तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छवि जो है ये दर्शाती है कि आप जनता के प्रति काम करने को लेकर बहुत जागरूक रहते हैं, और बहुत अच्छे नेता के तौर पे लोगों के नजर में आपकी छवि है। तो क्योंकि चुनाव है और तमाम तरह के लोग पक्ष और विपक्ष में तो बटे हैं, साथ में मीडिया भी कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष के खेमे में बट चुकी है। ऐसे में मुद्दे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, आम लोग जो हैं वो ये बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आप आम लोग से कैसे मिल रहे हैं और क्या कुछ वादों के साथ मिल रहे हैं? देखिए, मोदी जी के अगर पार्टी से हम जुड़े हैं और मोदी जी की प्रचार करनी है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ रहा, क्योंकि आप जैसे बता रहे थे और मैं खुद भी बोलता हूँ कि बहुत ऐसे नेता है जो वादे बहुत बड़े बड़े करते हैं। अगर ये वादों को अगर वो सही समय में पूरा किए रहते हैं तो आज उनको इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अपनी पार्टी को जिताने के लिए। लेकिन बीजेपी और मोदी जी के नेतृत्व में ये पार्टी ने एक चीज़ साबित जरूर की है कि जो वादे किए हैं वो पूरा किए हैं, और जो वादे वो और किए हैं उसको आने वाले समय में भी उसको पूरा करने के लिए वो बाध्य हैं। क्योंकि अब लोग देख रहे हैं कि मोदी जी कभी भी कुछ बोलते हैं तो उसको पूरा करते हैं, तो लोग में एक विश्वास मोदी जी को लेके आती है कि नहीं, मोदी जी बाकी नेताओं की तरह नहीं है। तो इस गारंटी से हम लोग बोल पाते हैं कि नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जितने भी नेता हैं वो अपने वादों पे ज्यादातर खड़े रहते हैं। मैं खुद ही अपने विधानसभा में ही बहुत सारे कार्य जो मैं किया हूँ, आप सोचिए आज के समय में विपक्ष पार्टी में रह के वो भी बंगाल में कार्य को पूरा करना ये आसान बात नहीं है, क्योंकि हर तरह से आपको बाधा डाला जाता है, हर तरह से आपके कार्य को रोकने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आप एक अच्छे नेता साबित ना हो जाए।
तो इस वजह से आपको हर तरह से वो परेशान करेंगे, सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, नॉन पॉलिटिकली भी आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक होता है ना, जिस तरह से मोदी जी को हम लोग देखते हैं, हम लोग के समझ लीजिए हम लोग के आइकॉन है वो, उनको देख के हम लोग को हिम्मत मिलती है। नौजवान को तो जवाब बहुत ज्यादा कि किसी भी परिस्थिति में लड़ाई नहीं छोड़नी है, बस लगे रहिए, आप लगे रहिए और आपको सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल। संदेश खाली एक ऐसा मुद्दा जो चुनाव के पहले दिन से लेकर आज तक चर्चे में है। इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर से चर्चा होने लगी है, क्योंकि एक वीडियो फिर से वायरल हुआ है जिसमें कुछ महिलाएं हैं जो ये कह रही है कि खाली दस्तावेज पे उनके सिग्नेचर लिए गए हैं, और इसके टीएमसी जो है वो भाजपा पे आरोप लगा रही है कि भाजपा झूठ फैलाने का काम करती है। इसे आप कैसे देखते हैं? कितना असर पड़ेगा इसको लेकर चुनाव पर? देखिए, आज तक बंगाल में जितनी भी घटनाएं हुई है, आप कभी भी कोई भी घटनाओं में ये कभी आपने देखा है कि टीएमसी ने मतलब डंकी के चोट पे बोला है कि मुझसे ये गलती हुई है? कभी नहीं बोला। वो कभी अपनी गलती स्वीकार करती ही नहीं है, वो हमेशा बोलती है हम सही है। और ऐसा मुझे नहीं लगता है कि एक इंसान, आप पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, है तो इंसान, गलती तो आपसे हो ही सकती है, लेकिन गलती को स्वीकार करना और उसको फिर ठीक करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, जो मुझे नहीं लगता है कि टीएमसी कभी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है। आज देखिए, संदेशकालीन जो घटना हुई थी, तो संदेशकालीन घटना होने के बाद टीएमसी अपने आप को इतने ज्यादा बैकफुट पे देखने लगी, इतने ज्यादा लोगों का विश्वास खोने लगी कि उसको डर लगने लगा कि आने वाला चुनाव में और या चुनाव के बीच में हम, उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तो वो क्या सोची, कुछ ना कुछ तो गेम करना पड़ेगा। आप ही बताइए, अगर जिस दिन वो वीडियो निकला था जिसमें दिखाया गया कि हम लोग ने मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे वो झूठ बोल रहे थे, आप बताइए किसी के घर में आप घुस जाइएगा और उसकी फैमिली के एक मेंबर को उठा के और उसको धमकाइएगा गन पॉइंट पे कि अगर तुम अपना बयान झूठा नहीं, मतलब इसको हमारे हिसाब का नहीं दोगे तो तुम्हारे ऊपर हम तुम्हारे फैमिली के किसी आदमी को मार देंगे। और बंगाल में मारना बहुत आसान है किसी को भी। आजकल तो ऐसा लग गया है कि आप तो देखते ही रहते हैं, एक क्या बोलते हैं, चुनाव हुआ था, पंचायत चुनाव, कितने लोगों की जान गई थी? मुझे लगता है मतलब 50 लोगों की तो जान गई होगी, उसमें ज्यादातर लोग मैं देख रहा था माइनॉरिटी लोग थे ज्यादातर। मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि टीएमसी अपना दामन साफ करने के लिए ये प्लान कर रही है? बिल्कुल करेगी। देखिए, बचने के लिए तो कोई कुछ भी करता है आज के समय में, राजनीति में बचने के लिए कुछ भी। सबसे ज्यादा टीएमसी को मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि देखिए, एक ऐसी पार्टी है जो खुद को दावा करती है कि हम सब काम करते हैं लोगों का, मतलब लोगों की हर तरह से सेवा करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो लोगों को वोट देने नहीं देती है, आजादी नहीं देती है उनको कि आप वोट अपना दे सके। उनको डराती है। अगर आप खुद एक न्यूज मीडिया है, आप खुद लाइक कर दीजिए कोई बीजेपी के पोस्ट पे या आप किसी के फेवर में बात कर दीजिए, देखिए आपकी न्यूज चैनल बंद हो जाएगी। ये आरोप तो भाजपा भी लग रहा है कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, संविधान बदल जाएगा। देखिए, ये पॉसिबल नहीं है। आप सोचिए, अगर ऐसा होता तो कांग्रेस 60 साल तक 70 साल तक राज की, वो बदल नहीं सकती थी? वो सब चीजें बदल देती और अपने हिसाब से कर देती और एक तरह से डिक्टेटरशिप ला देती कि फिर दूसरा कोई सरकार ही नहीं आता। आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और यहाँ इतनी आसानी है चीजों को आसानी से बदल देना। तो इस वजह से आप भाजपा के ऊपर दोष दे रही है, और भाजपा ने आज तक ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया जिसपे आप बोल सकते हैं कि वो पूरे सिस्टम को बदल देगी। वो तो जो कार्य करना चाहती है, वो अगर 400 पार भी चाहती है तो इसलिए चाहती है कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो सोसाइटी के लिए, जो समाज के लिए, जो देश के लिए अच्छा कुछ करना चाहती है, जिसमें उसको बाधा आती है। और बाधा इसलिए आती है कि संख्या के मामले में वो कम पड़ जाती है, वहां विपक्ष की भी विपक्ष की भी एक संख्या रहती है। तो कुछ ऐसी संख्या आपको जरूरत है किस चीज को पास करने के लिए, और जब तक वो पास नहीं होगा वो कार्य पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाजपा अगर करना चाहती ना, तो जितना कांग्रेस के समय में इमरजेंसी लागू हुई थी उतना भाजपा के समय में आप नहीं देख सकते। नहीं तो बंगाल में इतने लोगों के ऊपर अत्याचार हुआ, इतना मतलब लोग घर से बाहर हुए हैं, कितने लोग की मौत हो गई, क्यों नहीं इमरजेंसी यहाँ लगा देती? चाहती तो लगा ही सकती थी। कांग्रेस के टाइम में तो लगती थी, हर बात पे कांग्रेस अपना इमरजेंसी लागू कर देती थी। तो इस वजह से आप दोष नहीं दे सकते हैं कि मतलब किसी को डराने के लिए हम ये बोल देंगे कि अरे वो जीत जाएगा तो ऐसा करेगा, तो ये गलत चीज है। मतलब एक तरह से लोगों के मानसिकता चीजों पे खेलने की बात हो गई है। तो एक सवाल मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि अक्सर विपक्ष इस चीज को उठाते हैं कि भाजपा जो है वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, बिल्कुल सच्चाई नहीं है इसमें। क्यों मैं बोल सकता हूँ, बहुत ऐसे स्टेट हैं जहाँ भाजपा की सरकार है, मतलब सेंट्रल में भी और स्टेट में भी,
वहाँ क्या मुस्लिम भाई लोग नहीं रहते हैं? लेकिन कभी भी आपने देखा है कि उनके ऊपर कुछ इस तरह की अत्याचार हुई हो? वो अपने आज़ादी से जो भी उनका हक, जो भी हमारे संविधान के हिसाब से उनको मिलना चाहिए, वो उनको मिलता है, वहाँ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ अगर आप क्या बोलते हैं, आप टीएमसी नहीं करते हैं तो आपको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आती है। वो सब सुविधाओं में आपको चेहरा देख देख कर लोगों को सुविधा दी जाती है, इस तरह की सुविधाएं। आरोप तो ये लगते हैं कि मोदी जी भेदभाव करते हैं बंगाल के साथ। देखिए, मोदी जी अगर भेदभाव करते, किस एंगल से आप बोल रही हैं भेदभाव करते हैं? आज के समय में आवास योजना से लेके सड़क योजना तक जो भी चीज आ रही है सब तो बंगाल के लोगों को मिल रही है। लेकिन दीदी क्या करती है, उसका नाम ही बदल देती है। नाम बदलने के बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होती है, तो उन्हीं लोगों को ये चीज देती है जो लोग टीएमसी करने वाले हैं, कहीं ना कहीं टीएमसी से जुड़े हुए हैं। जो भाजपा करते हैं, भाजपा के सपोर्टर हैं, सपोर्टर बोल सकते हैं, वोटर हैं, उनको वो सुविधाएं नहीं मिलती। मैं खुद अपने ये दूसरे विधानसभा में गया था, ग्राम ग्राम घूम रहा था। मतलब आपको क्या बताऊंगा, आप देखोगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे कि इतनी बुरी हालत है वो घर की। मतलब लोग कैसे रहते हैं गर्मी के टाइम में, आप सोच सकती होंगी। और उनको घर बना के नहीं दिया, और बगल में जिसका घर है उसको घर बना के दे दिया। बिल्कुल, वोट बैंक वाली राजनीति को लेकर आप बात उठा रहे हैं। एक सवाल है, क्योंकि बैरकपुर बहुत सारा फैक्ट्री यहाँ से यहाँ पे है, था, अभी भी बहुत सारा है, और बहुत सारे हैं जो बंद हो चुके हैं। हावड़ा में भी अगर बात करें तो वहां पे बहुत सारे फैक्ट्री हैं, और बंगाल के ऐसे अलग अलग जगहों पे बहुत सारे फैक्ट्री है जहां पर अलग अलग राज्य के कई हजार मजदूर जो है वो काम करते हैं। यहाँ रोजी रोटी उनको मिलता था, लेकिन धीरे धीरे समय इतना बदल चुका है कि आज बंगाल के लोगों को ही अलग अलग राज्य में जाकर कमाना पड़ रहा है। तो ये जो और इसके लिए हमेशा बंगाल की राजनीति को दोष ठहराया जाता है, वोट बैंक की राजनीति को दोष ठहराया जाता है। तो अगर भाजपा जीतती है तो किस तरह से इस पे काम होगा, किस तरह से फैक्ट्रियों को फिर से लाया जाएगा? देखिए, सबसे पहले जो आपने बात बोला इंडस्ट्री को लेके, ये मैं उस टाइम राजनीति नहीं करता था, मैं बाहर में रहता था। जब जिस समय में कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा पहली बार एक बहुत अच्छा कार्य करने को उन लोगों ने संकल्प लिया, और इसके लिए जो बहुत सीनियर लीडर है कम्युनिस्ट के, वो सीएम भी थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। मतलब इतने जेंटलमैन, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने पहली बार बंगाल के लिए कुछ अच्छा सोचा था। जो टाटा नैनो लाने की उनकी ये थी, जो सपने थे, तो टाटा नैनो बहुत हद तक आ भी गया था, सब कुछ मिल गया, चालू भी हो गया, लेकिन एन वक्त पे उस पर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया। मैं उसी दिन समझा कि इतनी बड़ी कंपनी, इतनी रेपुटेटेड कंपनी को इस तरह से बेइज्जत करके, इस तरह से उसका नुकसान करके उसको यहाँ से भगाया गया। आज देखिए, आज कोर्ट ने भी जो ऑर्डर दिया उनके फेवर में दिया और सरकार को ये ऑर्डर दिया कि उनकी जितनी नुकसान हुई है उसको आपको भरपाई करना पड़ेगा। देखिए, उनका जो नुकसान हुआ, कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, सरकार को आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा, चाहे ये सरकार टीएमसी वाली दे या कोई दूसरी आएगी वो देगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात बताइए, वहां के जो रहने वाले गरीब लोग थे, किसान लोग थे, नुकसान तो अल्टीमेटली उनका हुआ। क्योंकि आप सोचिए, टाटा कंपनी उनको प्रॉमिस कर रही थी कि जमीन के बदले आपको अच्छा पैसा देगी, ऊपर से आपके परिवार के एक आदमी को जॉब देगी। और आप समझ रहे हैं कि टाटा में जॉब करना मतलब सरकारी नौकरी से कम नहीं है। इतनी सारी सुविधा बच्चों को मिलती है, परिवार को मिलती है, लेकिन आज क्या हुआ, सुविधा से भी वो बेचारे पीछे हट गए, पैसे भी जो मिले कि मिले नहीं पता नहीं। और सबसे बड़ी चीज है कि वो जगह की हालत इतनी खराब हो गई कि ना ही अब वहां आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ना ही फार्मिंग कर सकते हैं, और ना ही उसको इंडस्ट्री में भी लगा सकते हैं। तो सोचिए, इससे नुकसान किसका हुआ? अल्टीमेटली वेस्ट बंगाल का हुआ और आम आदमी का हुआ। जो बेचारे गरीब थे, किसी के बहकावे में आके आंदोलन में तो हिस्सा ले लिए, लेकिन अल्टीमेटली दीदी ने आंदोलन किया, दीदी तो सीएम बन गई, लेकिन लोग बीच में फंस आम गए। लोग बीच में। बिल्कुल, जब से सीए कानून लागू हुआ है तब से लेकर आज तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही हैं। अभी हाल ही में हुगली में एक रैली को संबोधित करते हुए फिर से उन्होंने कहा कि सीए, एनआरसी और यूसीसी को उसके खिलाफ रहेंगी और उसे बंगाल में इम्प्लीमेंट होने नहीं देंगी। क्या ऐसा, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसा संभव है कि कोई एक राज्य सीए को लागू ना करे? देखिए, आप जब सीए पहली बार जब बिल पास हुआ था तो दीदी बहुत मतलब लोगों को आंदोलन करने, मतलब बहुत आम जनता को क्या क्या उल्टा पुल्टा बोलकर समझाकर उनको आंदोलन में हिस्सा बना ली। उसके बाद धीरे धीरे समझ में आया, दीदी भी अच्छे से जानती है, वो एक सीएम है, उनको पता है कि एक बार कोई चीज बिल पास हो जाए, एक बार आइन बन जाए तो उसको कोई नहीं रोक सकता। हम कोई भी एमएलए, एमपी, कोई भी या सीएम, हम सब बाध्य हैं उस चीज को मानने के लिए, क्योंकि हम लोग
मतलब जिस समय हम जीतते हैं इलेक्शन और जीतने के बाद जब हम कसम खाते हैं, ओथ लेते हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि जो भी आइन होती है, आइन को हम लोग को मान के चलना होगा। हम आइन के ना ऊपर है और ना ही हमको, उसमें ये भी लिखा रहता है कि भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीजें साफ लिखा रहता है। उसके बाद आप साइन करते मीन्स एक तरह से समझ लीजिए एग्रीमेंट है कि आप एग्रीमेंट पे साइन कर रहे हैं, तो सभी उसको बाध्य करके उसको मानकर चलना पड़ता है आपको। और रही बात सीए की, उस टाइम दीदी ने ऐसा बोला, आज ये सीए लागू हो गया, आज सीए के आधार पर 14 लोगों को सिटीजनशिप मिल गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी कुछ दिन पहले मिला। आज एक न्यूज वाले आए थे हमारे पास, वो बोल रहे थे कि कुछ जगह पे दीदी पूछ रही बोल रही है कि सीए हम लोग लागू नहीं होने देंगे, या ये उल्टा, ये मतलब फेक है। और कहीं जगह पे जहाँ सीए समर्थक लोग हैं, जैसे स्पेशली मथुआ समाज के लोग, वहां बोल रहे हैं कि हम सीए लागू करेंगे। तो मतलब एक साइड में आप कुछ और बोल रही हैं और एक साइड में कुछ और, तो एक साफ साफ दिख रहा है कि एक तरह से पॉलिटिक्स कर रही हैं आप। और रही बात एनआरसी और यूसीसी, देखिए अगर देश हित में कोई भी चीज होगा तो वो लागू होगा, और जो चीज नहीं होगा उसको किसी भी तरह से हमारी पार्टी लागू नहीं करेगी। आप देखिएगा एग्रीकल्चर बिल के ऊपर आया था, लोग ने उसका समर्थन नहीं किया, बहुत लोगों ने प्रतिवाद किया, लास्ट में हमारी पार्टी उसको वापस ले ली। ऐसा तो नहीं कि नहीं इमरजेंसी लगा दी और जबरदस्ती आपके ऊपर थोप दी। वो देख, बिल्कुल, मतलब सीए से भारतीय नागरिक को किसी भी तरीके से, किसी भी नागरिक को किसी भी तरीके से कोई नुकसान होगा क्या? देखिए बिल्कुल नुकसान होगा। ये क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आप हमारे एरिया में आए, एक एग्जाम्पल छोटे लेवल में बता रहा हूँ, आप मेरे एरिया में आए, तो मैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये बंदा पहले कहीं और रहता था, आज मेरे पास आके रहने लगा, ये अब यहाँ रह रहा है, इतने साल हो गए इसको रहते हुए, तो हम इसको आइडेंटिफाई करें कि हाँ अब यहाँ का नागरिक हो गया, हमारा रेसिडेंशियल हो गया ये वाला आदमी। अब हम उस आधार पे उसको एक बार अप्रूव कर दिए, तो दूसरे बार से जब हम चीजों को लाएंगे, दूसरी चीजें, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जब आपका देश सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर आप कार्य कैसे करेंगे। यहाँ तो आए दिन देखने में आता है, कोई बाहर से आता है मर्डर करके चला जाता है, क्योंकि हमारी जो स्टेट है वो बॉर्डर एरिया से सटी हुई है बांग्लादेश से, तो कोई भी आता है किसी को रात में मार कर निकल जाता है। तो ये जो सीए सर्टिफाइड करने के लिए है कि ये हमारा यहीं का आदमी है, और दूसरा कोई बाहर से आएगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, नहीं ये बाहर से आया हुआ। तो इस वजह से अपने देश को सुरक्षा रखने के लिए हमको ये चीज लागू करना पड़ रहा है, नहीं तो ये पहले तो जरूरी था नहीं। और ये जो सीए आज से तो नहीं है, तो कांग्रेस के टाइम से ये इसको लाया गया था, और बहुत बार इसका संशोधन भी हुआ है, तो हम उसी चीज को संशोधन करके लाए हैं, हम कोई नया चीज तो नहीं लाए हैं। थैंक यू सो मच अपना कीमती वक्त देने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, और प्रधानमंत्री के रूप में आप किसे देख रहे हैं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे प्रभास साक्षी न्यूज बंगाल से, मेरा नाम रिम। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।